Welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the second part of the same video, that is the citizenship part 2 of our Indian Constitution. हमारे Indian Constitution का second part का टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे खोते हैं, ये सारी चीज़. एंड इन द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पार्ट जिसका मैंने बनाया था, इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट द एक्वायरिंग और एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, कैसे सिटीजनशिप मिलती है, उनमें हमने 5 अलग अलग तरीके से देखा था. देयर वर 5 पॉइंट्स बाय विच वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लूज ऑफ सिटीजनशिप, कैसे किसी इंसान की सिटीजनशिप खोती है या जाती है. ठीक है, देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स: बाय रेनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रीवेशन. ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप भारत की सिटीजनशिप खो देते हैं या छोड़ देते हैं, व्हाटएवर. करेक्ट. तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं लूज ऑफ सिटीजनशिप बाय रेनाउंसिएशन. रेनाउंसिएशन का मतलब होता है वॉलंटियरली आप खुद चाहते हो दैट यू डोंट वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और आप इसके पहले क्या करते हो, किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हो और बाद में इंडिया को बता देते हो दैट we have taken the citizenship of फलानी कंट्री, इस देश की हमने सिटीजनशिप ले ली, नाउ वी वांट टू गिव रिजाइन और वी वांट टू रिनाउंस फ्रॉम द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. इंडिया की सिटीजनशिप से हम अलग होना चाहते हैं, वॉलंटियरली वी कैन से. फाइन. द वॉलंटियरली एक्ट by which a person after acquiring the citizenship of another country gives up her citizenship or Indian citizenship. Second point, when a person renounces her citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. What they are saying, अगर किसी इंसान ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और किसी दूसरे देश की एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके घर में या उसके परिवार में या उसके बच्चे जितने भी होंगे, माइनर का मतलब होता है दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 18, जो अडल्ट नहीं है, जो बच्चे हैं, जो टीन हैं, वो भी, उनकी भी नागरिकता भारत से चली जाएगी. करेक्ट. लेकिन वो अपनी नागरिकता वापस ले सकते हैं या अपील कर सकते हैं कब, व्हेन दे अटेन द एज 18, जब वो 18 साल या उससे ज्यादा के होते हैं, तो वो भारत में आके फिर से अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं, मांग सकते हैं. हाउएवर व्हेन सच अ चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18, शी मे रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप. गेटिंग. इसका एग्जाम्पल आप सबको पता होगा, आपने बहुत बड़े पेंटर का नाम सुना होगा, एम.एफ. हुसैन साहब. एम.एफ. हुसैन साहब ने कुछ ऐसी पेंटिंग्स बना ली थी जिससे इंडियन माइथोलॉजी और हिंदू माइथोलॉजी जो है उनको ठेस पहुंची थी, बिकॉज ही हैड मेड सम पिक्स, सम फोटोग्राफ, सम पेंटिंग्स ऑफ इंडियन गॉड्स, हिंदू गॉड्स, और उनको उनने कुछ ऐसे तरीके से दर्शाया था जिसको देख के हिंदुओं की जो धार्मिक जो वो है उससे ठेस पहुंची थी. गेटिंग. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ था, इसके कारण उनकी ये हालत हो गई थी कि वो पहले यहाँ से लंदन गए और लंदन से फिर वो कहाँ चले गए, कतर, और कतर की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली और फिर भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी बाय द सेम प्रोसेस, रेनाउंसिएशन. गेटिंग. सेकेंड आते हैं हमारे पास कौन, बाय टर्मिनेशन. टर्मिनेशन का मतलब होता है takes place by operation by law as soon as a citizen of India voluntarily acquires a citizenship of another country. भाई यहाँ तो बात थी कि भाई उसने बता दिया मैंने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है, अब मैं भारत की त्याग रहा हूँ, मतलब यहाँ रेनाउंस करी, खुद की सिटीजनशिप खुद ने बोल दिया कि छोड़ रहे हैं. यहाँ पे आता है टर्मिनेशन का मतलब, लेट से एक बंदा है एक्स, उसने किसी दूसरे देश में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले ली और भारत देश को पता चलता है कि भाई फलाने इंसान ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है, तो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है बाय इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी सिटीजनशिप को यहाँ से अलग कर देते हैं, टर्मिनेट कर दिया जाता है. गेटिंग. थर्ड आता है बाय डेप्रीवेशन. इट इज इंपॉर्टेंट, लास्ट थिंग, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन. किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप कंपल्सरीली क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर दी जाती है. कब, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. किसके ऑर्डर के थ्रू, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज बोलती है कि फलाने इंसान की सिटीजनशिप रद्द कर दी जाए. ये कब होता है, व्हेन फ्रॉड और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट और बीइंग डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जब क्या, जब आप अपनी चीजें, कोई भी चीज जो आपने भारत में दी थी व्हाइल टेकिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आपने कोई ऐसी चीज कही थी जो चीज गलत थी, बाद में जो पकड़ी गई, उस समय आपने जो प्रूफ दिए हैं वो सारे प्रूफ गलत हैं. लाइक से उन्होंने बोला कि मैं 14 साल तक देश में रहा हूं, इस टाइप की कोई भी चीज़ उन्होंने बोली है, फॉल्स कंसीलमेंट दिया है, मटेरियल फैक्ट दिए हैं, वो सारी चीज़ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलती है, दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू टर्मिनेट
द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्सन आउट ऑफ कंट्री फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली। वन मोर पॉइंट इज देयर, अगर कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन है लेकिन भारत से बाहर है कंटिन्यूसली 7 साल से ज्यादा के लिए, मतलब क्या है 7 साल से ज्यादा के लिए वो इंडिया से बाहर गया है और इंडिया में आया ही नहीं है, एट दैट टाइम ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट ये मानती है कि उस बंदे ने बाहर की सिटीजनशिप ले ली है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज PIO वर्सेस OCI। आपने दोनों कार्ड्स के बारे में सुना होगा, दोनों स्कीम्स के बारे में सुना होगा, और इनके बीच में हमेशा लोग जो पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्या PIO है क्या OIC है OCI है। PIO का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के बाहर रहते हैं एंड जो भारत में पैदा हुए हैं। दो सारी चीज़ें, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये स्कीम जो आई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2002 में ये स्कीम आई थी जिसका नाम था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड आता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये स्कीम्स जो थी, ये स्कीम लॉन्च हुई थी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट जो कि 1955 में आया था। मैंने अभी स्टार्टिंग जो पहला वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1 ऑफ द सिटीजनशिप, उसमें बताया था ये चीज़। तो इसके अंडर स्कीम आई थी, लेकिन ऑपरेशनल लागू कब से हुई थी? ये 2005 से गई, 2005 से ऑपरेशनल लागू हुई थी, मीन्स ये स्कीम। नाउ इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि हम किसको बोलते हैं PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फाइन, एनी पर्सन हु एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, कोई भी इंसान जिसके पास कभी ना कभी भारत का पासपोर्ट था, उस इंसान को हम क्या कह देते हैं? PIO, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहां पर देखते हैं, अ फॉरेन नेशनल who was eligible to become citizen of India on 26/1/1950। जब हमारा देश क्या हुआ था? जब हमारा देश रिपब्लिकन हुआ था। रिपब्लिकन का मतलब उस दिन जिस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, द डे 26 जनवरी 1915, उस दिन तक जिस भी इंसान को, कोई भी फॉरेन इंसान जो बाहर रहता है, दूसरे देश में रहता है, अगर वो इंसान एलिजिबल है टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो एलिजिबल है कि वो भारत के लिए अगर एप्लीकेशन भरता है भारत का सिटीजन बन सकता है, तो उस इंसान को मैं बोलूंगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। गेटिंग? सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ही और ईदर हिज पेरेंट्स, वो या उसके पापा दैट इज मम्मी पापा, और ग्रैंड पेरेंट दादा दादी, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट दैट इज परदादा परदादी, was born in and वॉज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो पैदा हुए हों और परमानेंट रेसिडेंट थे भारत के, देन ऑल्सो उस इंसान को PIO ही कहा जाएगा। गेटिंग? दूसरा, हु वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, वो इंसान जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का कभी ना कभी सिटीजन था, उसे भी हम बोलेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। गेटिंग? थर्ड पॉइंट, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड नेपाल इनएलिजिबल, मींस अगर कोई इंसान यहां पर रहता है तो दीज आर इनएलिजिबल, दीज आर नॉट एलिजिबल टू टेक दैट कार्ड, जिसको हम बोलते हैं PIO। जैसी सिमिलर केस OCI वो नहीं होगा जो इंसान पाकिस्तान और बांग्लादेश को बिलोंग करता है। फाइन, तीसरी चीज, लास्ट चीज, चौथी, कैन विजिट इंडिया विदाउट वीजा फॉर 15 ईयर, 15 साल तक के लिए वो भारत में ठहर सकता है बिना किसी वीजा के लिए। और वहां की बात करें तो लाइफ टाइम कभी भी जितने समय के लिए वो भारत में ठहर सकता है, फॉर द एंटायर लाइफ विदाउट वीजा, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, जब रहना हो, जितना रहना हो रह सकता है, अगर वो ये है। इन दोनों चीज में कंफ्यूजन तो है भाई, पहचानने में कि क्या PIO है क्या OCI है, लोगों को कंफ्यूजन होती थी। तो फाइनली इसमें एक चीज और देखी गई कि भैया अगर कोई इंसान PIO है और अगर कोई इंसान OCI है, तो इसमें एक पॉइंट जो है वो दोनों में क्लैश हो रहा है, दैट इज दिस पॉइंट। सेकेंड, क्या लिखा हुआ है? हेल्ड एनी टाइम पासपोर्ट, ये ही और ईदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन एंड अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
कोई भी, वो खुद, उसके दादा दादी, उसके परदादा परदादी में से कोई भी अगर भारत का परमानेंट सिटीजनशिप कहीं पर भी कभी भी रहा हो तो उसको ये केस मिल जाएगा, दैट इज PIO। यहां पर क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एट एनी टाइम आफ्टर 26(1), मतलब भारत आजाद होने के बाद वो कभी भी भारत का नागरिक रहा हो। गेटिंग? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में क्या है, सेम है। एंड दिस इज द केस जिसके कारण ये दोनों चीज क्या कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। एंड फाइनली क्या हुआ, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 हुआ। मतलब जो सिटीजनशिप एक्ट था भारत का 1955 में जो आया था, उसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। एंड फाइनली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर नई स्कीम बनाई गई। मींस व्हाट, दीज टू स्कीम्स वर मिक्स टुगेदर, वो मर्ज टुगेदर, और एक नई चीज बन गई जो दोनों लोगों के लिए एक सी थी, वो था ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। मतलब आप कोई PIO नहीं है, आप कोई OCI नहीं है, आप जितने भी हैं वो क्या हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। गेटिंग? इनको भी ये मिलेगा, इनको भी मिलेगा, मींस मर्जर ऑफ PIO एंड OCI स्कीम। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। गेटिंग? Now one of the important thing, NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। सबके मन में आता है ये क्या है, ये भारत का नागरिक है या नहीं है। सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है NRI एन इंडियन सिटीजन। भैया ये क्या होता है, एक इंडियन सिटीजन ही होता है NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। अब इसकी क्या चीज होती है, दिस इंडियन कैन बिकम एन NRI इफ he stays outside India for more than 182 days in any financial year or in a financial year। भारत का कोई सिटीजन है और वो अगर भारत के बाहर कहीं चला जाता है, किसी दूसरे देश में रहता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के तहत, कितने दिन के लिए, फॉर मोर देन 182 डेज, अगर 182 दिन से ज्यादा वो भारत से कहीं बाहर रहता है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, देन दैट पर्सन इज नोन बाय द नेम NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक का होता है, वी ऑल नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उस पर्टिकुलर ईयर में उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। आपने सुना होगा किसी के पापा मम्मी या कोई भी रिलेटिव जॉब करते होंगे इन अकाउंट फील्ड, अकाउंटेंट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, अगर CA ये सारी चीज़ होंगी तो वो लोग आमतौर पे ये सारी बातें करते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग चल रहा है, बहुत काम है, ये वो यही है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर को वाइंड अप करना होता है एट दिस एज 31 मार्च। फाइन, लेकिन जब हम बात करते हैं NRI तो ये सिर्फ हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। अगर NRI की बात करें, बट दिस इज प्योरली फ्रॉम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, नथिंग एल्स। सिर्फ टैक्सेशन पर्पस पे, टैक्सेशन के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि वो NRI है या नहीं है। एक और चीज जो लोगों के मन में आती है वो चीज भी देख लेते हैं, कैन एन NRI वोट इन एन इलेक्शन? किसी भी इलेक्शन में NRI वोट दे सकता है, सो यस ही और शी कैन वोट। सेकेंड, कैन एन NRI बिकम एन MP? वो कभी भी कोई MP, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बन सकता है क्या? तो हाँ, ही और शी इज एलिजिबल टू बिकम एन MP ऑल्सो। गेटिंग? Now, one of the most important topic, surrogacy and Indian citizenship. I think we all know the meaning of surrogate. Surrogate mother आप सबने सुना होगा। surrogate mother का मतलब होता है किराए की कोख। In Hindi we used to call it as, means husband wife है, if they unable to अगर उनका कोई बेबी नहीं हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, किसी तीसरे की हेल्प लेते हैं और बच्चे को जन्म देने की कोशिश करते हैं। उस मदर को बोला जाता है surrogate मदर। बॉलीवुड में एक हिंदी मूवी आई थी, आप लोगों को पता होगा, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी। उसमें रानी मुखर्जी, स्टारर मूवी, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा एंड सलमान खान, इन तीनों के बीच ये मूवी थी। हस्बैंड वाइफ थे उसमें, रानी मुखर्जी एंड सलमान खान, एंड प्रीति जिंटा एक्ट्स एज अ सरगेट मदर, वही जो बच्चे को जन्म दिया था। वैसी ही कहानी, मूवी का एग्जाम्पल इसलिए दिया जल्दी से आपको समझ में आ जाए। फाइन, वैसी ही चीज़ यहाँ पे हुई थी। क्या होता है, एक जर्मन कपल इंडिया आया था एंड अप्लाइड फॉर सरगेसी के लिए अप्लाई किया एंड दे गॉट अ ट्विन। उनको 2 बच्चों का जन्म हुआ, ट्विन थे जो। देन जिसका एक का नाम था बलाज निकोलस और दूसरे का नाम था बलाज लियोनार्ड, ये 2 बच्चों का नाम था। इन दोनों को अलॉन्ग विद द कपल और इन दोनों को, मतलब टोटल 4 लोगों को वापस से इनको जर्मनी रिटर्न होना था। बट जब ये जर्मनी रिटर्न होने के लिए जा रहे थे तो एट दैट टाइम जर्मन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स देने से। व्हाई? बिकॉज इन जर्मनी द सरेगेट चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू गेट सिटीजनशिप फ्रॉम दैट कंट्री। उस देश के बच्चों को उस देश में सिटीजनशिप नहीं मिलती अगर कोई बच्चे
सरगेसी के थ्रू हुए हैं तो मीन्स सरगेसी इज नॉट अलाउड इन जर्मनी, बेसिकली दिस इज द फैक्ट। फाइन, अब जर्मनी में सरगेसी अलाउड नहीं है तो वहाँ के बच्चे जो सरगेसी के थ्रू हुए हैं उनको वो अपना सिटीजनशिप नहीं देंगे। जब सिटीजनशिप नहीं देंगे तो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जब ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो वो यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते हैं। देन अब क्या होगा? देन सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया। इंडिया ने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने से मना किया। क्यों किया? बिकॉज इन इंडिया वी ऑल नो दैट द सरेगेट मदर इज इंडियन बट द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ दीज टू ट्विन आर नॉट इंडियन, मतलब वो दोनों कहते हैं फॉरेनर थे। और हमारे इंडिया में उसको सिटीजनशिप कभी नहीं मिलती जिसके माँ बाप दोनों के दोनों अगर फॉरेनर है तो। हमने देखा था अभी जब मैंने बोला था एक्वायरिंग और एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, एट दैट टाइम हमने देखे थे किसी एक का भारतीय होना जरूरी है टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो वो भी उनको नहीं मिली। फाइनली इट वेंट टू कोर्ट, कोर्ट में गया, गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि खाई उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिए जाएं जिससे वो वहां पहुंच जाएं, लेकिन उन्होंने यही रिप्लाई किया कि हम नहीं दे सकते बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। देन व्हाट हैपेंड, ये मैटर हमारे भारत में करीबन 2 साल तक चला, मोर देन 2 ईयर इट टुक, जुडिशरी सिस्टम में आया, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ। कॉम्प्रोमाइज किस बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्टली जर्मन गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ एंड फाइनली दे गेव द ट्रेवल डॉक्यूमेंट टू दीज 2 चिल्ड्रंस एंड ये दोनों अलॉन्ग विद द कपल चले गए जर्मनी। लेकिन व्हाट अबाउट द सरगेसी एंड एन इंडियन सिटीजन? तो इंडियन सिटीजन और सरगेसी इसके बीच में एक नया एक्ट आया जो लास्ट जो हमारी लोकसभा थी 2018 में, उसने फाइनली एक बिल पास किया था जिसमें सरगेसी इज ओनली अलाउड बाय द इंडियंस। मतलब इंडियन सिटीजन्स हैं तभी सरगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एल्स इफ यू आर फ्रॉम द अदर कंट्री यू कैन नॉट अप्लाई सरगेसी इन इंडिया। इंडिया में आप सरगेसी अप्लाई ही नहीं कर सकते। लाइक व्हाट दे हैव डन, जर्मनी ने क्या किया था? सरगेसी इंडिया में आके किया था, मींस द मदर वाज इंडियन ऑल्दो द बायोलॉजिकल पेरेंट्स वर जर्मनी। नहीं, ये चीज अलाउड नहीं है। इंडिया में अगर सरगेसी करना है देन दे शुड बी, द बायोलॉजिकल पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी इंडियन, दे शुड नॉट बी द मेंबर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। सो गेट इट, सरगेसी एंड इंडियन सिटीजनशिप। हाँ सो गाइज, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं, कैसे सिटीजनशिप हम लूज़ करते हैं, और पीआईओ एंड ओसीआई में डिफरेंस क्या होता है। सरगेसी के बारे में ही पढ़ लिया, एनआरआईज के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन ऑल्सो अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और अलग से ही आपको मुझे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टिल देन थैंक यू।